सब स्लीपर सेल्स हैं। इनको आपने एक्टिवेट करा, और जैसे ही एक्टिवेट करा इन्होंने अपना काम करा, वापस आपने इनको दराज में डाल दिया, बंद करके ना, वो मॉथ बॉल करके आपने इनको डाल दिया अंदर। फिर अगले विंटर फिर निकलेंगे ये लोग। तो ये सब करते रहते हैं, चारों तरफ का इकोसिस्टम है। आपने कहा कि इन सब का इकोसिस्टम है, इसको जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको स्पिन करता है और फिर एक नैरेटिव भारत के ख़िलाफ़ क्रिएट होता है। एक मामला और है भारत का, जो हम यहाँ पे बैठे हुए ख़ास तौर पर देखते हैं कि अमेरिका, कनाडा में, कि भारत का नैरेटिव इंग्लिश में हमें नहीं देखने सुनने को उस लेवल पे आता जिस लेवल पे अल जज़ीरा है, जिस लेवल पे टर्किश टीवी है, जिस लेवल पे CNN है, BBC है। भारत का म्यूज़िक एंटरटेनमेंट का जो जहान है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन नैरेटिव की दुनिया में हम क्यों इनको काउंटर नहीं कर पा रहे इन्हीं के लेवल पर, इन्हीं की दुनिया में रहते हुए? ताहिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है, और कमी तो है। देखिए, कमी तो है, जबरदस्त कमी है। और अगर ये ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास पैसा नहीं है, या भारत का रसूख नहीं है, या भारत चाहे तो 100 कंट्रीज में 6 महीने के अंदर स्टूडियो खड़े नहीं कर सकता। ये सब कर सकता है, लेकिन एक एक एलिमेंट मिसिंग है, यू नो, नैरेटिव का। यही मैं कह रहा हूं ना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं भारत में जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपता है। मैं तो कह रहा हूं भारत को यह समझना चाहिए कि भारत पैसा खर्च करके डाले $1-2 बिलियन, और अमेरिका के अंदर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स खड़ा कर दे। क्या दिक्कत है? न्यूयॉर्क टाइम्स के जो बेस्ट लोग हैं, तनख्वाह पे काम करते हैं ना, किसको कितना मिलता है? $80,000। आप बोलो साहब हम आपको 100,000 देंगे, $120,000 देंगे, आप हमें ज्वाइन करो। सब आ भाई, सब जाएंगे। लोग पैसे के लिए लिख रहे हैं, सब आएंगे धीरे धीरे। आप सबको करें, न्यूयॉर्क में बिल्डिंग लीजिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आप कुछ और नाम दे दीजिए उसको, वो सारे क्रेडिबल नाम्स आ जाएंगे। आप एक और न्यूज़पेपर खड़ा कर दीजिए इंडिया का। कौन मना कर रहा है? आप मिडिल ईस्ट में खड़ा करिए, आप टीवी चैनल्स खड़े करिए। तो ये समझ जो है ना, ये समझ कि साहब ये हमें एक नैरेटिव की लड़ाई है, ये समझ अब धीरे धीरे इंडिया में आ रही है। और मैं यकीन दिलाता हूं जिस दिन इंडिया को बात समझ में आ गई तो दे विल डू इट वेरी फास्ट। पर वो समझ अभी पूरी तरीके से आई नहीं है कि ये भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर है जो भारत के खिलाफ हो रहा है। हम इसको नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, ये ग्रे जोन वॉरफेयर भी है। और सबसे बड़ी बात, ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी हम इसको कहते हैं, अम्ब्रेला टर्म है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, कि आप किसी की बुद्धि, किसी की मानसिकता, किसी के जहन पे आप किस तरीके से दबाव डालते हैं और उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं ताहिर साहब। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं इंडिया जागे, अब जाग रहा है धीरे धीरे, और ऊपर वाला करे कि जल्दी जागे और इस पे काम करे, क्योंकि भारत के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर कल भारत ये चाहे कि उनको एक न्यूयॉर्क टाइम्स और एक वॉशिंगटन पोस्ट खड़ा करना है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी वाला 10 साल के अंदर भारत खड़ा कर सकता है। 6 महीने के अंदर तो ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, और बाकी क्रेडिबिलिटी बनने में जो टाइम लगेगा लगेगा। गेट द बेस्ट ऑफ द पीपल एंड पे देम। इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ मनी इन द एंड, बिकॉज क्रेडिबिलिटी अखबार की कैसे बनती है? एक बिल्डिंग की क्रेडिबिलिटी, न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो न्यूज़पेपर में लिख रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी है। और वो लोग आपको चाहिए, वो सैलरीड पीपल है, दे गेट मनी। आप उसके एडिटर को कितना पैसा मिलता है? उसको $250,000 मिलते हैं, $500,000 मिलते हैं, यू गिव 1 मिलियन। आप बोलो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर को तोड़ लो। पता था कि ग्लोबल नेटवर्क हमें करना है, उन्होंने पैसा फेंका, दुनिया भर के लोग ज्वाइन कर दिए। हिंदुस्तान में एक और सबसे बड़ा मसला पता है हमारे साथ क्या है साहब? जो मोदी जी के टारगेट में है वो, हिंदुस्तान में आप देखिए स्टेट कितने हैं, राइट? और आप ये देखें साहब कि हमारे यहाँ चुनाव कब कब होते हैं। इफ यू टेक एन एवरेज, एवरी 2.5 months देयर इज एन इलेक्शन इन इंडिया। तो सारी एनर्जी आप उधर ही आप है। सर, फोकस, एनर्जी, ध्यान सब कुछ उधर ही है। हर 2.5-3 महीने में तो आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। अभी बंगाल का होने वाला है, फिर असम का होने वाला है। अच्छा, उसमें भी सेंट्रल लीडरशिप को जाना है। ये हिंदुस्तान के 90% मसले तब खत्म होंगे जब आप बोलेंगे कि साहब एक साथ चुनाव सबका करके। मोदी जी ने बात भी करी थी, तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज नाखुश हो गई इससे। उनको करना पड़ेगा इससे कि एक साथ आप चुनाव करें, एक साथ चुनाव करें, बाकी 5 साल के लिए पूरी कौम फारेगा, अब कोई नहीं जाएगा वोट करने के लिए। वरना कभी झारखंड में हो रहा है साहब, कभी तमिलनाडु में हो रहा है, ये 30 राज्य में तो हर समय कुछ ना कुछ दिवाली होली मनती रहती है यहाँ पे। हर समय फेस्टिवल ऑफ, इसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी करके हमारे माथे पे यहाँ पे ठप्पा लगा दिया, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। और हमारा तबाह कर दिया मामला पूरा साहब कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंजॉय करो। सब नाच रहे हैं जुनूनियों की तरह यहाँ पे कि चुनाव है, वोट करेंगे वोट करेंगे। हर 2.5-3 महीने में, हर या 2.5-3 महीने में यहाँ पे इलेक्शन है। तो दिक्कत तो आई साहब। जी बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात की। अब आखिर में मुझे ये बताइए गौरव भाई, कि ये जो
फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। उनका पीसफुल अगर होगा मैनिफेस्टो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी डिसरप्ट हुई हुई है। पार्लियामेंट में बातचीत भी शुरू हो चुकी। आपको ये आगे कैसे जाते हुए नज़र आते हैं? मेरा जो एक्सपीरियंस है ताहिर साहब, ये अभी चलेगा थोड़े दिन और अचानक एक दिन ये गायब हो जाएगा। अचानक, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान में है, ये हमारी रिवायत है, ये अचानक एक दिन ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे। देयर विल बी सम डील, कुछ होगा। या अब देखिए, बात पता है क्या है, ये प्रोटेस्ट 26 तारीख की रात को खत्म हो जाती। अब लोगों ने पोजीशंस ले ली हैं इसमें। कुछ ऑपोजिशन का भी काम है भड़काने का, और हर एक पार्टी जो ऑपोजिशन में रहती है वो काम करती है भड़काने का, झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा करने का, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अब आपने इसमें बोला कि जैसे अंबानी आपकी जमीन ले लेगा। ये बोला साहब, अंबानी आपकी जमीन ले लेगा। एक र्यूमर फैला दिया कि अंबानी अडानी आपकी जमीन ले लेंगे। और वो बेचारा पंजाब में जो भटिंडा के आगे फार्मर है जिसकी 2 एकड़ जमीन है, वो बड़ा परेशान हो गया। अरे अंबानी को तुम्हारे 2 एकड़ के छोटे रुमाल जितने बड़े प्लॉट से क्या लेना देना है? वो क्यों लेगा तुम्हारा प्लॉट? उसको क्या, वो फार्मिंग में है नहीं। उसने ऑन रिकॉर्ड मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारी जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे फार्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फार्मिंग सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ, नहीं साहब ले लेगा। अब आपने वो बेचारे किसान तो सिंपल लोग होते हैं, ये बेचारे मासूम है, आपने मासूम के दिमाग में जहर डाल दिया। अब वो यहाँ पे आ गया कि हमारी जमीन ले लेगा। तो आप ऐसी चीज, हरियाणा में तो एक मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, तो पंजाब से जो पानी आता था, तो पंजाब में जो डैम है, तो उन्होंने बोला साहब ये डैम से बिजली निकाल के पानी भेजते हैं हरियाणा में, इसलिए तुम्हारी फसलें खराब हो जाएंगी। मतलब यू सी, आपने जो बेचारा मासूम है, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, आपने कुछ भी उसको झूठ बोल के आपने उसको बरगला दिया, वो बेचारा भड़क गया। तो मुझे ऐसा लगता है साहब कि दोनों फार्मर और सरकार, ये दोनों ग्रुप्स बनाए अपने और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करें। सरकार ने बोला भी था पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करें, क्योंकि जो फार्मर यूनियंस ये कह रहे हैं ना कि ये तीनों लॉज पीछे हट जाने चाहिए और सरकार इसको बिल्कुल ही वापस ले ले और हम मानते हैं, ये तो होने नहीं वाला मेरे हिसाब से, ये होगा नहीं। तो ऐसी चीज की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए जो ना हो, और आपस में बातचीत करके मुकमुका करके फिर उसको खत्म करें बात।